दोस्तों नमस्कार। आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय हिंदुस्तान में ये है कि क्या स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर होने चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में सभी स्त्री पुरुष के अधिकार संविधान के हिसाब से बराबर होने चाहिए या उनमें फर्क होना चाहिए? क्योंकि जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस चली है तब से कुछ लोगों ने इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी है और कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करी है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो पूर्ण तरह से संविधान और ह्यूमन राइट्स को फोकस करके हम करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसको राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो फैक्चुअली कितने गलत हैं। आज इसकी चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी हर इंसान तक पहुंचना जरूरी है। नहीं तो इस बहस में कुछ स्वार्थी लोग अपने हिसाब से इस बहस का डायरेक्शन अपने मतों के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे, जो राष्ट्र हित में नहीं होगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान में महिला और पुरुष एक ही परिवार में पैदा होते हैं, एक ही माँ बाप की संतानें हैं, तो क्या उनमें फर्क होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो क्या ये न्याय संगत होगा? क्या ये इंसानियत होगी? क्या ये ह्यूमन राइट्स के हिसाब से सही होगा? क्या ये संविधान के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा? आज चर्चा इस बात पे हम करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, दोनों में फर्क है, इसका मतलब ये लोग इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंसानों में भी भेद दिख रहा है। अब कुछ लोग इसमें रिलीजन का कवर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक भावनाओं में ऐसा कहा गया है, खासकर ये जब हम बात करते हैं मुस्लिम पक्ष को लेके। अगर ऐसा है और अगर हम ये कहते हैं कि हम कुरान के हिसाब से चलेंगे, हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो क्या ये बात हम इस बात को माने कि सभी मुस्लिम देशों में संविधान एक ही तरह से है, सभी जगह पे इंसानों में यानी कि महिला और पुरुष में एक ही तरह से पूरे के पूरे जो कानून हैं वो समान हैं, या हर मुस्लिम देश में महिला और पुरुष को लेकर कानून अलग अलग हैं? ये बात आज समझने की। तो आज हम चर्चा उसी बात को लेके करते हैं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं महिला और पुरुष के अधिकारों को लेके, कहां कहां पे लोग भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। हर जगह हमने ये देखा है कि महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते हैं पुरुषों के मुकाबले। जस्टिफिकेशन आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं मिलते, उनमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है रोल ऑफ जेंडर इन ड्रेस कोड। कपड़े भी समाज डिसाइड करेगा कि महिलाओं को क्या पहनने हैं, किस तरह से उनको अपने आप को कवर करना है। हिजाब का मुद्दा हमने देखा। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा जो भारत में इतनी बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हिजाब को लेके, क्या सभी मुस्लिम देशों में एक सा है? अगर ये कुरान में लिखा गया और हर मुस्लिम पंथी को, मुस्लिम धर्म को मानने वाले को इसको अपनाना चाहिए, तो जिन देशों में ये मैंडेटरी नहीं है, या जो मुस्लिम देश या महिलाएं इस बात को नहीं मानती, तो क्या वो गैर मुस्लिम है या वो इस्लाम का इंसल्ट कर रही है? आप उसको क्या कहना चाहेंगे? ये अपने आप में एक चिंता की बात है। दूसरा मुद्दा आता है फैमिली राइट्स को लेके। क्या सभी मुस्लिम महिलाओं को फैमिली राइट्स एक से हैं, जिसमें मदरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो बच्चे की परवरिश में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बाकी जो चीजें हैं, क्या उनमें हर मुस्लिम देश में महिलाओं को बराबर का अधिकार है या उसमें फर्क है? ये दूसरा मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे। तीसरा है ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। मॉडर्न सोसाइटी में आज हर एक को काम पे जाना है, बाहर जाना है, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। पुरुषों के लिए ट्रांसपोर्ट के कानून अलग, महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट के कानून अलग।
क्या ये उचित है? अगर उचित है तो इसका क्या आधार है? क्योंकि कुरान में तो उस समय ना तो मोटर कारें थी, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे, वो तो कबायली इलाके थे। और वहां पे इस बात को हमें समझना होगा कि जब वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं थे तो ये कानून किसने बनाए और किस आधार पे बनाए। फिर हम बात करते हैं फीमेल एजुकेशन की। कुरान जिस समय में लिखा गया था वो ट्राइबल एरिया हुआ करता था, वहां पे सर्वाइवल का झगड़ा होता था, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग कबाइलें या ट्राइब्स जो थी वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती थी। एजुकेशन कोई बहुत बड़ा एजेंडा उस समय मिडिल ईस्ट में नहीं था। तो महिलाओं की एजुकेशन को लेके किसने कानून बनाए और कब बनाए? क्या कुरान में लिखा हुआ है? क्या कुरान में ये कहा गया है कि आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो मुस्लिम राष्ट्रों में स्कूल क्यों बनाए गए, कॉलेजेस क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों महिलाओं को एडमिशन दिया जा रहा है? इसका मतलब अफगानिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों में भी अलग अलग विचार हैं एजुकेशन को लेके। इसका आधार क्या है? क्योंकि अगर कुरान एक है तो इसका मतलब है कि हर मुस्लिम देश में बराबर के रूप में, सही रूप में उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहारिक दृष्टि में दिख नहीं रहा। अगला मुद्दा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेके। क्या महिलाओं को रोजगार पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहां आपको महिलाएं दिखती हैं, काफी, अगर आप देखें तो प्रोफेशनली ट्रेंड है, अपने काम को बड़ी बखूबी करती हैं। बाकी मुस्लिम राष्ट्रों में जाइए, वहां भी आपको महिलाएं काम पे दिखेंगी। क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? तो अगर ऐसा नहीं है तो जो बाकी लोग महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं वो किस बात को और कौन से कुरान को फॉलो करते हैं? या जो लोग महिलाओं को अधिकार देते हैं रोजगार का या एम्प्लॉयमेंट का, क्या वो कुरान को नहीं मानते? कौन इंटरप्रेट कर रहा है? अगर कुरान एक है तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों? क्या ये इंटरप्रिटेशन करने वाले का स्वार्थ है या उसकी अज्ञानता है या और कोई मोटिव है? इसको जानना आज के समाज में हर इंसान को जरूरी है। फिर बात आती है फाइनेंशियल एंड लीगल मैटर्स को लेके। फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं पे महिलाओं के अधिकार हैं, कहीं पे नहीं है। कहीं पे वो प्रॉपर्टी ओनरशिप में अपना रोल नहीं रखती हैं, कहीं पे उनकी भागीदारी रहती है। हकीकत क्या है? अगर कुरान में कोई बात लिखी गई है तो सारे मुस्लिम देश उसको क्यों नहीं फॉलो करते? हर मुस्लिम देश अपने अपने हिसाब से कानून क्यों बनाता है? क्या वो कुरान की अवहेलना कर रहे हैं या वो बदलते हुए समाज में कुरान की उन बातों को छोड़ रहे हैं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि 1400 साल पहले लिखी गई किताब उस जमाने में, उस परिस्थितियों में बहुत कुछ अलग चीजें थी जो आज की दुनिया में वैलिड नहीं है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जो लोग 1400 साल पुरानी बातों को आज अपनाना चाहते हैं, क्या वो अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते? या उसमें बराबर का अधिकार है लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने हिसाब से उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? हकीकत क्या है? इस पे खुली बहस होने की जरूरत है। जैसे हमने बात किया प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, क्या महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स रखने का अधिकार है या नहीं है? कुरान क्या कहता है? और हर मुस्लिम देश में ये प्रॉपर्टी राइट्स अलग अलग क्यों है? इस बात की भी हमें जांच करनी चाहिए। एक और मुद्दा आता है जब क्राइम की बात होती है या कहीं पे भी गवाही की बात होती है एज ए विटनेस। क्या महिलाओं की विटनेस पुरुषों के मुकाबले बराबर मानी जाती है या उसमें फर्क है? अगर पुरुष और महिलाएं दोनों एक ही संविधान में जब वोट देते हैं तो वोट की वैल्यू एक है, जब वो कोई बात कहते हैं संविधान के हिसाब से तो उनके अधिकार एक हैं। क्या कुरान में इस बात को ये कहा गया है कि महिलाओं को जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं या जो उनके विटनेस राइट्स हैं वो बराबर नहीं है? क्या ऐसा कहा गया है? अगर ऐसा है तो क्यों? हो सकता है उस समय इलिटरेसी ज्यादा हो,
उस समय शायद समाज की परिस्थितियां ऐसी हों कि इलिटरेसी के कारण महिलाओं को कोई गुमराह कर सकता है। लेकिन आज भी क्या एक पीएचडी डॉक्टरेट महिला, एक आईएएस ऑफिसर मुस्लिम महिला, एक पुलिस अधिकारी, एक डिफेंस ऑफिसर, एक पॉलिटिशियन, क्या आज भी हम ये मानते हैं कि वो अज्ञानी है, उनको कोई भी मूर्ख बना सकता है? तो आज की बदलती हुई परिस्थितियों में क्या विमेन के विटनेस की या टेस्टिमनी की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी 14 साल पहले थी? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या मुस्लिम समाज में या कुरान में ये कहा गया है कि महिलाएं कभी तरक्की नहीं कर सकती? मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा कहा गया है तो फिर हर मुस्लिम देश क्यों नहीं अपना रहा है? बाकी देशों ने महिलाओं के लिए अपने कानूनों में बदलाव क्यों किया है? क्या वो गैर मुस्लिम है या वो एंटी इस्लामिक कानून है? क्या हम कहना चाहते हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके बाद महिलाओं का पूरा इशू आता है उनके अपने रखरखाव को लेके, पर्सनल ब्यूटी एंड अपना ही जो उनकी हॉबीज हैं, चाहे वो म्यूजिक है या बाकी चीजें। क्या महिलाओं को अधिकार है या नहीं है कि वो अपना रखरखाव कर सकें, अपनी सुंदरता पे ध्यान दें, अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें? क्या इसमें कहीं किसी तरह का कोई रोक टोक है? क्यों यह मुद्दा बार बार उठता है अलग अलग जगह पे? इस बात को हमें समझना होगा। और सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जिसको लेके ये कहा जाता है कि विमेन राइट्स को या फैमिली राइट्स को लेके जो यूसीसी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप हमारे पारिवारिक मुद्दों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैरिज का लीगल फ्रेमवर्क है, क्या उसमें महिलाओं को बराबर अधिकार है? अगर है तो जब हम बात कर रहे हैं पॉलीगैमी की, कि एक मर्द 4 महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, तो क्या महिलाओं को भी अधिकार है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर मर्दों को यह अधिकार है तो उसका आधार क्या? हो सकता है कि उस समय जब कबायली आपस में लड़ते थे, और जब खासकर लड़ाई के मैदान में तो मर्द जाते हैं, और जब लड़ाइयां होती हैं तो सबसे ज्यादा कत्लेआम में मर्द मरते हैं, और पीछे उनकी विधवाएं घरों में और गांव में रह जाती होंगी। अब उनकी देखभाल कौन करे? तो शायद उन परिस्थितियों को देखते हुए जो बचे हुए पुरुष थे उन पे ये जिम्मेदारी डाली गई होगी कि आप 3-4 लोगों की जिम्मेवारी लें ताकि समाज में उनका भी कोई ध्यान रखे। कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन क्या ये आज के समाज में रूल हो सकता है? सोचने की जरूरत है। हम बगैर परिस्थितियों को समझे अगर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? क्या कुरान के अंदर या कुरान के जो हिस्टोरियंस हैं, क्या उस कॉन्टेक्स्ट को बाकी जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या परिस्थितियां थी जब इस तरह के कानून बनाए गए या इस तरह की एडवाइजरी कुरान के माध्यम से दी गई? क्या वो परिस्थितियां वही थी जो आज हैं? और अगर परिस्थितियां बदल गई हैं, समाज बदल गया है, तो क्या उस तरह की रीति रिवाज नहीं बदलने चाहिए? अगर मान लीजिए उस समय एक मजबूरी थी समाज की कि महिलाओं की देखभाल कौन करेगा, क्या वो मजबूरी आज भी है? तो क्या मजबूरी रूल हो सकती है? इस पे क्या खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए? सवाल आज इस बात को लेके भी है। इसी तरह से एज ऑफ मैरिज की शादी कौन से साल में होगी, कब होगी, बिहेवियर राइट्स, बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अगर महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो उस पे भी हमें सोचना होगा। साथ ही साथ मॉस्क में और श्राइन्स में जाने के लिए जो राइट्स हैं महिलाओं के, क्या वो पुरुषों के बराबर हैं या अलग हैं? क्या महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं है जो पुरुषों के लिए है? इस बात को भी समझना होगा। और साथ ही साथ महिलाओं का पॉलिटिक्स में रोल, क्या महिलाएं राजनीति में आ सकती हैं या नहीं? अगर नहीं आ सकती तो फिर महिला कैंडिडेट्स हिंदुस्तान में चुनाव में क्यों उतरती हैं? और अगर आ सकती हैं तो फिर ऐतराज क्यों है? तो जब वो चुनाव लड़ सकती हैं तो क्या बाकी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने फाइनेंशियल मैटर्स की जिम्मेवारी नहीं ले सकती? तो कहीं पे तो हम उनको अधिकार देना चाहते हैं और बाकी जगह के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, ये कह के कि शायद उनको समझ नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन मुद्दों पे भी समाज में एक गहन चिंता होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है महिलाओं का संगीत के प्रति रुझान। बहुत सारी गायिका, मुस्लिम गायिका आज विश्व प्रसिद्ध है। क्या इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगह हम ये सुनते हैं, जैसे खासकर अफगानिस्तान को हम लें, कि संगीत को इस्लाम में हराम बोला गया। क्या ये सच है? तो मोहम्मद रफी साहब क्या हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, क्या वो एंटी इस्लामिक थे? मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने तो खुद जाके मक्का में अजान दी थी, और ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन। क्या बाकी जो शमशाद बेगम या बाकी जो मुस्लिम महिलाएं संगीतकार रही हैं या सिंगर रही हैं, या हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम रही। चाहे आप मीना कुमारी जी की बात करें, मधुबाला की बात करें, सायरा बानो की बात करें, ना जाने कितनी अदाकाराएं मुस्लिम रही। क्या वो सब गैर इस्लामिक थी? क्या उन्होंने सबने इस्लाम का अपमान किया? मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने इनफैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपने आर्ट एंड कल्चर से कंट्रीब्यूट ही किया। इस समाज के अंदर लोगों में एक मनोरंजन का साधन दे के लोगों के दुख दर्द शायद दूरी किए होंगे। जिस तरह के उन्होंने चारित्रिक रोल किए हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को पर्दे पे दिखाया है और लोगों को समाज की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी है, क्या ये उनका कंट्रीब्यूशन समाज को सुधारने में या एजुकेट करने में या अवेयर करने में नहीं है? क्या एक कलाकार अपनी भाषा से, अपनी एक्टिंग से, अपनी सिंगिंग से समाज को अवेयर नहीं करता है? हम उसको गैर इस्लामिक कैसे मान सकते हैं? और अगर गैर इस्लामिक है तो मुस्लिम समाज फिल्म देखने क्यों जाता है? आज जितने टॉप के एक्टर हैं वो सारे तो मुस्लिम हैं, तो क्या वो सब गैर इस्लामिक है या कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं? इस पे हमें सोचना नहीं चाहिए। जहां तक बात है स्पोर्ट्स की, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सारे मुस्लिम देश ओलंपिक्स में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं अगर ये गैर इस्लामिक है? क्या पूरे मुस्लिम समाज को ओलंपिक से बाहर नहीं आ जाना चाहिए? क्यों होता है ये सब? या कोई देश इस बात को मानते हैं, कोई नहीं मानते? या कोई स्पोर्ट्स हम खेलेंगे और कोई नहीं खेलेंगे? क्या ये पिक एंड चूज मुस्लिम्स में बराबर है? मुझे तो नहीं लगता। इसी तरह से मीडिया को लेके बहुत बड़ी बात आ रही है कि मीडिया में भी बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष, आज भी देख लीजिए हिंदुस्तान में जितने यूट्यूबर्स हैं, और जो सबसे ज्यादा चर्चित महिलाएं हैं यूट्यूबर्स या जो भूतपूर्व पत्रकार हैं, वो आज मुस्लिम हैं, अपना अपना अच्छा अच्छा यूट्यूब चला रहे हैं। तो क्या मीडिया में पार्टिसिपेशन गैर इस्लामिक है? और अगर गैर इस्लामिक है तो ये सब लोग यूट्यूब पे और टीवी पे क्या कर रहे हैं? क्या इनको ये प्रोफेशन छोड़ नहीं देना चाहिए अगर ये सब कुरान के खिलाफ है तो? और अगर ये कुरान के लिए सही है तो क्या सब महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, मुद्दे बहुत हैं। सवाल आज बहुत सिंपल है कि जितने मुद्दे मैंने आपको गिनाए ये एक समरी है। सवाल इस बात का है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए या नहीं? एक स्वार्थी वर्ग तो ये कहेगा नहीं मिलने चाहिए क्योंकि हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं तो सारे इस्लामिक देशों में एक से कानून क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए मैं आपको क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं आपके सामने कुछ देशों के उदाहरण रखता हूं और फिर आपको क्लैरिटी होगी कि हम किस बात को लेकर कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ विमेन्स टेस्टिमनी इन इस्लाम, जब महिलाएं गवाही देती हैं, विटनेस हैं, तो कौन कौन से देश में महिलाओं को बराबर का अधिकार है और कहां कहां पे महिलाओं को पुरुषों से आधा माना जाता है? इस बात को हमें समझना होगा। बहरीन में जहां पे शरिया कोर्ट है वहां पे विमेन की टेस्टिमनी आधी मानी जाती है। इजिप्ट में आधी मानी जाती है। ईरान में आधी मानी जाती है। इराक में कुछ केसेस में आधी मानी जाती है, बाकियों में नहीं। जॉर्डन में जो शरिया कोर्ट है
जो मैरिज कोर्ट है शरिया का, सिर्फ वहां उसमें विमेन की जो विटनेस है या टेस्टिमनी है वो आधी मानी जाती है। इसी तरह से कुवैत में फैमिली कोर्ट्स में, लीबिया में कुछ केसों में, मोरक्को में कुछ फैमिली मैटर्स में, लेकिन डाइवोर्स के मुद्दे में नहीं। पैलेस्टाइन में कहीं पे डाइवोर्स के मुद्दे पे, कहीं पे चाइल्ड कस्टडी को लेके, और कहीं मैरिज में जो विमेन की टेस्टिमनी है उसको आधा माना जाता है, बाकी जगह पूरा माना जाता है। कतर में कुछ फैमिली लॉज को लेके आधा माना जाता है, सऊदी अरेबिया में आधा माना जाता है, सीरिया में कुछ केसों में, यूएई में क्रिमिनल मैटर्स के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है या उसकी टेस्टिमनी उनको आधा माना जाता है, यमन में आधा माना जाता है। लेकिन कुछ देश, मुस्लिम देश ऐसे हैं जो OIC कंट्रीज के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसके भी मेंबर हैं, और वहां पे विमेन्स को बराबर का अधिकार दिया गया है। ये देश है ओमान। ओमान में महिलाओं का अधिकार बराबर है। क्या ओमान एंटी इस्लामिक है या एंटी कुरान है? मुझे तो नहीं लगता। बहुत खूबसूरत शांति प्रिय देश है, मैं 2-3 बार गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है। ट्यूनीसिया, यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का अधिकार मुस्लिम देश होने के बाद भी बराबर है। अल्जीरिया, यहाँ पे भी महिलाओं और पुरुष के अधिकार बराबर है। तो क्या ये लोग कुरान को नहीं मानते या इनको कुरान का इंटरप्रिटेशन नहीं आता? ये लोग क्यों बदले? इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा। और टर्की में भी अपने आप को टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का चैंपियन बोलता है, लेकिन वहां पे भी महिलाओं और पुरुषों के अधिकार बराबर है। जहां पे शरिया कानून हावी है वहां पे महिलाओं को शायद बराबर अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ज्यादातर मामलों में महिलाओं और पुरुष के अधिकार बराबर है। और जिन देशों का मैंने आपको नाम लिया, जैसे टर्की, ओमान, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये देश ऐसे हैं जब महिला और पुरुषों के अधिकार बराबर है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना हम समाज के सही मुद्दों तक पहुंच पाएंगे, और हम ये समझ पाएंगे कि क्या कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों को लेके महिलाओं के अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया है। क्या ये उचित है आज के समाज में? जब हम ये कहते हैं कि भारत के संविधान में सब बराबर हैं, तो फिर अधिकार बराबर क्यों नहीं? और अगर हम कहते हैं सब ह्यूमन हैं, तो सबके ह्यूमन राइट्स बराबर क्यों नहीं? क्या महिलाएं इनह्यूमन है, या हाफ ह्यूमन है, या क्वार्टर ह्यूमन है, या 3/4 ह्यूमन है? तो उनके अधिकार बराबर क्यों नहीं? आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? अपने विचार लिखिए और ये बताइए कि क्या महिलाओं को, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, उनको क्या बराबर के अधिकार नहीं मिलने चाहिए? आपके जवाब महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक इन मुद्दों पे समाज में चर्चा नहीं होगी, हम सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जो लोग शोर मचा रहे हैं और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी हम सही स्थान पे नहीं पहुंचा पाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरी दुनिया में एक सा नहीं है। तो ये भी एक स्टडी का मुद्दा है कि अलग अलग देशों ने कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों किया। अगर कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं है तो फिर कानून अलग अलग क्यों है? क्योंकि कुरान ही अगर इंस्पिरेशन है तो फिर कानून एक से होने चाहिए। इसका मतलब बदलते हुए वक्त के हिसाब से कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज ने उसमें बदलाव किए समाज की जरूरतों को देखते हुए। क्या हिंदुस्तान को बदलाव नहीं करना चाहिए? महिलाओं के, खासकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या वो सेकंड ग्रेड सिटीजन रहेंगी? इस बात को समझना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।